जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। बहुत खूब तरुण, बिल्कुल सही कहा आपने। और वो वैसे भी कहते हैं ना, हाँ, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफ्न क्या गिरेंगे जो कभी घुटनों के बल चले। जी। और जो मैंने बात कही थी, जिन खोजा तिन पाइया, जब हम किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से पाने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ खुद ब खुद हम तक चली आती है और हम में समा जाती है और एकाकार हो जाती है। और इसी शिद्दत को जिंदगी भर दिल में बसाए हुए आप हर सुबह हमारे साथ कहिए, सुप्रभात धरती धौरारी। मैं तरुण व्यास और मैं आकांक्षा सैनी। तरुण, आज सुप्रभात में बातें हो गई कविताओं की, जी। कुछ प्रेरणादायी बातें हो गई और साथ ही बड़े लोगों के, अच्छे लोगों के अनुसरण की बातें हो गई। नाउ आई एम श्योर सभी ये सोच रहे होंगे कि आखिर आज हम किस शख्सियत के साथ यहाँ धरती धौरारी पे आए हैं। तो आप ही बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं बताऊं, उससे पहले मैं खुद शॉक्ड हो जाता हूं जब मैंने उन्हें देखा कि वो हैं, तो मैं वहीं का वहीं स्थिर हो गया कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या, मेरी ज़बान नहीं निकल रही थी, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। और अभी मैं उनकी जो परिचय दूं उससे पहले भी मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है। वो क्यों? क्योंकि उनका चेहरा जब हम देखते हैं तो हमें सदी के महानायक याद आ जाते हैं और हम बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, अरे ये तो बच्चन साहब हैं। बस वही शख्सियत आज हमारे साथ में मौजूद है सुप्रभात धरती धौरारी के मंच पर। सुबह सुबह आपको कहने के लिए नमस्कार। और साथ ही साथ बता दूं कि ये अमिताभ बच्चन साहब की प्रतिकृति है, बिल्कुल हूबहू लगते हैं और इनका नाम ये खुद ही बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है, हम तो कहेंगे बच्चन साहब। बिल्कुल। सबसे पहले नमस्कार करता हूं मैं, और धरती धौरारी सुप्रभात इस प्रोग्राम में जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन सबको मैं खम्मा गणी कहता हूं और मेरा नाम है शशिकांत पेड़वाल। जी, क्या बात है। तो सुबह सुबह हमें और काफ़ी दर्शकों को भी एक आश्चर्य की अनुभूति हो गई है। तो अक्सर हम बात करते हैं सुबह की, बिल्कुल। तो क्योंकि एक किसी बड़े, बहुत बड़े व्यक्तित्व का अनुसरण करना और उनके जैसा चाल ढाल, एवरीथिंग, सब कुछ, तो क्या सुबह भी उन्हीं की तरह आपकी व्यवस्थित रहती, कैसा? हाँ बिल्कुल। हमारी जो सुबह है, अभी मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, तो सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं, थोड़ा बहुत जो योगा वगैरह करते हैं, उसके बाद सुबह की जो विधियाँ है वो सब करने के बाद 6 बजे मैं घर से निकल जाता हूँ। मेरा 7:30 बजे कॉलेज होता है जी। तो इस तरह से फिर बाद में जैसे कॉलेज ख़त्म हो जाता 3 बजे फिर हमारा रिटर्न आते हैं, घर पे आते हैं, जो प्रोग्राम वगैरह कुछ होते हैं तो वो होता है, या फिर घर के कुछ काम भी होते हैं तो वो भी देखने पड़ते हैं। जी। अभी बच्चन साहब तो मंच के ऊपर होते हैं, लेकिन घर का जो संसार है वो भी चलाना पड़ता है। जी, क्या बात है, क्या बात है। आकांक्षा, हूबहू आवाज, सब बिल्कुल। कुछ, तो तुम्हारे मन में भी काफी एकदम से शौक हो गए। हाँ, मैं शॉक भी हूँ। अब सोच रही हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाए, क्योंकि मैं थोड़ी देर तक अचंभित ही रह गई। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने बताया सुबह की शुरुआत बिल्कुल एक आम इंसान की तरह आप करते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर आप हैं, क्या पढ़ाते हैं आप कॉलेज में और कैसे मेंटेन करते हैं? बच्चे तो क्रेजी होते होंगे आपके लिए। बिल्कुल क्रेजी होते हैं, लेकिन कॉलेज के अंदर मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हूँ। मैंने क्या किया है कि जब कॉलेज में होता हूँ तो मैं, बच्चन साहब बाहर होते हैं जी। और जब मैं मंच के ऊपर होता हूँ तब वहाँ कॉलेज नहीं आता है। जी। मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट होता हूँ कॉलेज के अंदर, और बच्चों को पता होता है कि भाई सर हमारे प्रोग्राम करते हैं, अभी टीवी पर देखते हैं, कहीं अखबार में आता है, कहीं सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, लेकिन उनकी ऐसी मजाल नहीं होती कि कुछ सवाल पूछ ले। ये मुझे ऐसा रहना पड़ता है जी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं कॉलेज के अंदर मैं एक प्रोफेसर का मैं दायित्व निभाऊँ, और जब मैं मंच के ऊपर होता हूँ तो मैं कलाकार का दायित्व निभाऊँ। जी। तो मैं दोनों को एक जगह नहीं ला सकता हूँ, और लाना भी नहीं चाहिए ऐसा मुझे लगता है। जैसे तो मोहब्बत फिल्म में। जी जी, मैं वही बिल्कुल वही कहने वाली थी कि आप उतने ही स्ट्रिक्ट है जैसे मोहब्बत में अमिताभ जी को देखा था। नियर अबाउट उतना ही है। जी। रहना पड़ता है, क्या करें। बिल्कुल। ये अमिताभ बच्चन जैसा हूबहू होना, काफ़ी बार, कई बार ऐसा होता होगा कि बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना होता हो, कई बार बड़ी खुशी भी होती होगी। क्या क्या फीलिंग्स होती है जब आप गुजरते हैं और लोग आपको देखकर कहते हैं अरे? जब मेकअप होता है जी, मेकअप में कहीं जाते हैं तो कई बार किस्से बन जाते हैं। तो अभी अभी एक कहीं प्रोग्राम में जा रहे थे, तो जिस गाड़ी में हम बैठे थे तो काफ़ी ट्रैफिक जाम चल रहा था। जी। जी। तो आरटीओ साहब आए और वो जो ड्राइवर था उससे कहने लगे, भाई पहले लाइसेंस दिखाओ, ये क्या है वो क्या है दिखाओ।
तो जैसे उनका ख्याल मेरे पास गया तो वो निःशब्द हो गए। मैंने उनको हाथ जोड़ के विनती की, सर जी मैं नमस्कार करता हूँ आपको, किसी प्रोग्राम में जाना है और अगर आपकी इजाज़त होगी तो मैं जा पाऊँगा और मेरा शूटिंग में कभी दिक्कत नहीं आएगी, तो मेरी आपसे एक नम्र निवेदन है कि प्लीज़ मुझे जाने दीजिए जी। तो जो आरटीओ साहब थे उन्होंने कहा कि एक मिनट, सबसे पहले इनकी बच्चन साहब की गाड़ी जाएगी। तो कभी कभी ऐसा फायदा भी हो जाता है जी। तो बच्चन साहब और शशिकांत पेटवाल जी एक आकार हो गए, लेकिन एक ज़माना ऐसा भी होगा जब बचपन में फिल्मों से इंस्पायर होना और किसी बड़ी शख्सियत से इंस्पायर होना, तो कौन है इंस्पिरेशन? सर इंस्पिरेशन बच्चन साहब ही है और बाबूजी जी, हरिवंश राय बच्चन जी काफ़ी मैंने उनको पढ़ा है और जितना मैं बच्चन साहब का फैन हूँ उतना ही मैं फैन बाबूजी का। अच्छा। क्योंकि बाबूजी का जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सत्यता है, बिल्कुल आज के जो जीवन में है। और जिन जिन लोगों ने मधुशालाएं पढ़ी है, बाबूजी का कुछ लिखा हुआ जो पढ़ा है, तो अपने आप में एक इंस्पायरेशन मिल जाता है। एक अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, हमें एक चौकट होनी चाहिए हमारे जीवन की और उसी हिसाब से हमें चलना चाहिए जी। तो इसमें बाबूजी की कई सारी कविताएं बहुत सारी हैं और बच्चन साहब अक्सर जहाँ भी प्रोग्राम में जाते हैं आकांक्षा अपने पिताजी की कविताएं जरूर सुनाते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल कुछ कविताएं आप सुनाना चाहें? बिल्कुल एक कविता सुनाता हूँ। और बाबूजी ने जो कविता लिखी थी ये 1935 में लिखी थी जी। तब हमारा देश आज़ाद नहीं था जी। तो कुछ देश के जो हमारे नौजवान हैं उन लोगों को प्रेरित करने के हेतु उन्होंने ये कविता लिखी थी। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, रुक्ष हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत मांग मत मांग मत, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। क्या बात है, बहुत ही खूब। सर अभी पिक्चर्स की बातें तो तरुण ने छेड़ ही दी है और उस टाइम को अगर याद किया जाए तो मेरे भी दिमाग में एक ही जोड़ी आती है, अमिताभ जी की और रेखा जी की, सुपर हिट जोड़ी उस समय की। तो क्या आपकी लाइफ में भी रेखा जी की कोई डुप्लीकेट है? जी नहीं देवी जी, देखिए बच्चन साहब के बारे में मुझे कहना अधिकार भी नहीं है कि उनका क्या है, लेकिन मेरे जीवन में आज की तारीख तक ऐसी कोई रेखा नहीं है जी। मेरी पत्नी बहुत सुंदर है और वो मेरी फ्रेंड भी है और पत्नी का भी दायित्व तो बहुत अच्छी तरह से निभाती है जी। ये तो बहुत ही खूब, बिल्कुल परिवार का सहयोग तो होना ही चाहिए तरुण, तभी एक कलाकार आगे बढ़ सकता है। अगर सदी के महान नायक की बात करें, इस नाम की बात करें, बिग बी, अमिताभ बच्चन, जितनी भी उपाधियां लगाई जाएं उतनी कम है। क्या परिभाषा है आपके हिसाब से अमिताभ बच्चन साहब की? सर जितने भी शब्द है रियली शब्द कम पड़ जाते हैं हमारे पास, शब्दकोश नहीं दिखता है हमारे पास जब बच्चन साहब को हम देखते हैं। तो रियली वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने जिंदगी के इतने चढ़ाव उतार देख लिए हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, मेरे ख्याल से जब आने वाली पीढ़ी के पास एक किताब होगी जिसमें लिखा होगा बच्चन साहब, तो जब बच्चन साहब को लोग देख लेंगे तो अपनी परेशानी लोग भूल जाएंगे और फिर एक बार नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। ऐसे कोई लोग जो जवान हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए एक बड़ी प्रेरणा ये बच्चन साहब आज भी है, कल भी है और सदियों तक ये होता रहेगा जी। तो प्रेरणा आपके लिए भी वो है और आप हर जगह वो एनर्जी महसूस करते हैं? बिल्कुल सर, क्या है कि बच्चन साहब का देखिए, मैं कई बार पढ़ता हूँ बच्चन साहब सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं वो जी। उठने के बाद जिम जाते हैं और योगा वगैरह करते हैं और उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जहाँ पर शूटिंग पे जाते हैं अगर उनका शेड्यूल 7 बजे का है तो 7 से पहले पहुंच जाते हैं जी। वो कभी ये नहीं चाहते कि कोई मेरा इंतजार करे और उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि जब भी कभी ऐसा मौका आता है, कहीं जाना होता है, प्रोग्राम में जाना पड़ता है या फिर कहीं व्यक्तिगत जीवन में भी कहीं जाना होता है, तो मैं भी टाइम का बंधन थोड़ा रखने की कोशिश करता हूँ और कई बार रख पाता हूँ। और उनका एक बहुत संजीदा अंदाज भी है और बड़े सीरियस भी हो जाते हैं, कई बार बहुत नोटोरियस हो जाते हैं, बड़ी उनकी एक्टिंग में अलग अलग भाव भंगिमाएं हैं। तो सभी चीज़ों को उसी तरीके से एडप्ट कर पाना कितना मुश्किल होता है, कितना काम करना पड़ा आपको? सर ये काम एक दिन का नहीं हुआ है, इसमें करीब करीब मैंने 25 साल गुजार दिया है और मैं इतना बच्चन साहब के लिए पागल था कि
क्या बताऊं, मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। मेरे ख्याल से मैं एक 8वीं कक्षा में था जी। और जब हम 7वीं से 8वीं में जाते हैं तो हर स्कूल में एक स्काउट या एनसीसी होते हैं। एनसीसी करके होता है, नेशनल कैडेट कोर करके उसे कहते हैं। तो मेरा एक सिलेक्शन हो गया एनसीसी के अंदर, और बच्चन साहब की एक फिल्म देख के मैं घर पे आया। तो तब हमारी हालत थोड़ी बेकार ही थी, घर की जो हालत थी। तो मैंने पहली बार जूता पहना था, वो जो भी गवर्नमेंट ने हमें स्कूल ने दिया था। एनसीसी के अंदर एक जूते होते हैं, एक ड्रेस होता है, कैप होती है। तो वो जूते पहन के मैं शीशे के सामने खड़ा हो गया, तो मुकद्दर का सिकंदर देख के आया था। सामने एक शीशा था, एक अलमारी थी हमारी बहुत पुरानी, हमारी दादी, उसमें कांच लगा हुआ था। तो करीब करीब 40 साल पुराना ग्लास था। तो मैंने ऐसे पीछे से खड़ा रहा और ऐसे एक्शन कर रहा था, ऐसे लात मारने की। तो एक्चुअली जो थोड़ी गड़बड़ हो गई कि जो अंतर था वो कम था, और शीशा तोड़ दिया मैंने। 40 साल पुराना शीशा तोड़ दिया। हमारी दादी बड़ी स्ट्रिक्ट थी जी। तब मेरे बापूजी से बहुत डांट भी खाई मैंने, और दादी भी बहुत डांटी। और जब भी कुछ गलती होती थी दादी याद करती थी, तूने शीशा तोड़ दिया, तूने शीशा तोड़ दिया। हमेशा वो बच्चन साहब के लिए शीशा तोड़ दिया जी। तो ऐसे किस्से हो जाते थे, क्या करें। अक्सर कहते हैं कि एक ही शक्ल के 7 इंसान दुनिया में मौजूद होते हैं। अमित जी के मिलते हुए एक इंसान से तो आज मैं रूबरू हो ही रही हूँ, हम आपको भी रूबरू करवा ही रहे हैं। सर, अमित जी गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो क्या आपको भी गाने का शौक है? हालांकि आपकी आवाज भी अमित जी से बिल्कुल मिलती है, तो क्या आप गाने के शौकीन हैं? और अगर गाते हैं तो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों के लिए, मेरे लिए, आप बागबान का वो जो उनका फेवरेट सॉन्ग है वो एक बार गुनगुना दीजिए। जी देवी जी, देखिए कैसा है कि बच्चन साहब तो बहुत अच्छे से गाते हैं, इतने अच्छे तरह से गा नहीं पाता हूँ मैं, लेकिन अभी आपने कहा तो मैं कोशिश करता हूँ। जी जरूर। कौन सा गीत आप? मैं यहाँ तू वहाँ। जी जी जी। मैं यहाँ तू वहाँ, क्या जिंदगी है कहाँ। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। तू ही तो है सनम, देखता हूँ जिधर। तू ही तो है सनम, देखता हूँ जिधर। बिन तेरे अब जिया जाए ना। क्या बात है, थैंक यू सर। तू वहाँ, और अभी जितने लोग भी देख रहे हैं आपको, जी जी जी, वो खास तौर पे जो फैमिली पर्सन है वो भी कहेंगे यस मैं यहाँ तुम वहाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक फैमिली का भी बड़ा सपोर्ट होता है जब आप कोई ऐसी चीज़ करने वाले होते हो। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं शशिकांत, मेरी आइडेंटिटी छुप गई है और कुछ और जो एक महासवी के नायक हैं वो आ गए हैं आगे। तो कभी ऐसा लगता है कि मेरी जो दोहरी भूमिका है वो दोहरी वाली ज़्यादा भारी पड़ रही है? बिल्कुल, कभी कभी भारी हो जाती है ये। और जब भी कहीं प्रोग्राम करते हैं तो लोग अक्सर नाम भूल जाते हैं कि शशिकांत पेडवाल ये नाम भूल जाते हैं। तो अरे ये बच्चन साहब आए थे वो जी, तो कहीं मिलेंगे तो अरे ये बच्चन साहब है, तो मेरे नाम के पीछे बच्चन साहब लग जाते हैं जी। तो ये मेरा लॉस हो जाता है कि मेरी जो ओरिजिनल मेरा नाम है, मेरे माता पिता ने जो मेरा नाम रखा है शशिकांत पेडवाल, तो शशिकांत ये नाम जी कई बार छिप जाता है, पीछे चले जाता है और बच्चन साहब आगे आ जाते हैं जी। और कभी कभी अच्छा भी लगता है जब बच्चन साहब कहते हैं, तो एक दिल में एक अलग सी उमंग आ जाती है, क्या बात है। तो ये अच्छी भी बात है, और कभी कभी नुकसान भी हो जाता है जी। हाँ, तो नुकसान भी हो जाता है। और तो इसी बात पर आपको, और मतलब आपने तो इतना सारा काम किया है और अभी सब लोग आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं, लेकिन क्या प्रोफाइल कहता है और कैसे हैं शशिकांत पेडवाल, आइए जानते हैं सुप्रभात धरती धरहरी पर इस प्रोफाइल के जरिए जी।
तो आपने देखा कितना काम किया है और बिल्कुल हूबहू और वही चाल ढाल, वही नाक नक्श और स्टाइल भी वही। इतने सारे प्रोग्राम्स करते हैं सर आप और सब जगह जाते हैं, सब लोग कहते हैं बच्चन साहब, लेकिन बच्चन साहब का एक और रूप है जो कि समाज के प्रति है और उन्होंने बहुत कुछ अपने समाज के लिए, भारत के लिए, एक गरीब तबके के लिए भी बहुत कुछ किया है, लेकिन वो बताते नहीं जी। आपने भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स किए जो कि आपको लगता है कि मैं अच्छा सोचता हूं और मेरी जो सोच है वो और लोगों को पता चले? बिल्कुल, बच्चन साहब तो बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं और बच्चन साहब कभी नहीं ये चाहते कि वो जो अच्छा कार्य करते हैं वो समाज के सामने आए। जी। उनका ऐसा मानना है कि भाई हमें काम करना चाहिए, जो अच्छा जितना भी काम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और बच्चन साहब को प्रेरित होकर जी मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अगर इतनी अच्छी शक्ल दी है, इतनी अच्छी आवाज़ दी है मुझे, तो उसका फ़ायदा मुझे लेना चाहिए समाज के लिए। जी। तो साल में 1 या 2 बार मैं पूना के अंदर एक कैंसर हॉस्पिटल है जिसकी फोटोग्राफ जी अभी देखिए आपने, तो ये कैंसर हॉस्पिटल है और यहाँ बताया जाता है कि बच्चन साहब आने वाले हैं। जी। तो बड़े बाउंसर के साथ, 4-5 बाउंसर के साथ हम जाते हैं वहाँ पर और पहले माहौल बना दिया जाता है कि वहाँ पर बच्चन साहब आने वाले हैं। जी। तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं ये एडवांस स्टेज होती है, मेडिकल लैंग्वेज में एडवांस स्टेज मतलब लास्ट स्टेज। जी। तो कैंसर ऐसी बीमारी है कि उससे बाहर आना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं ये पूरे बेड के ऊपर होता है। जी। बेड पर लेटे हुए होते हैं सब जगह। और मेरा ऐसा प्रोग्राम होता है कि पहली बार मैं देखता हूँ कि सब बेड के ऊपर बैठे रहते हैं, मतलब बेड के ऊपर लेटे हुए हैं और मैं मंच के ऊपर खड़ा होता हूँ। अक्सर होता है कि प्रोग्राम में जाते हैं तो कहीं कुर्सी पर लोग बैठे रहते हैं, लेकिन ये पहला मेरा प्रोग्राम होता है जहाँ पर लोग बेड पे होते हैं और बिल्कुल लास्ट स्टेज में होते हैं ये लोग। जी। तो कहीं सलाइन वगैरह लगी होती है, हिल नहीं पाते हैं, बड़ा मुश्किल लगता है। तो उन लोगों के लिए प्रेरणा देने के हेतु मैं वहाँ जाता हूँ। कुछ डायलॉग बच्चन साहब के हैं, बाबूजी की कविताएं हैं और फिर जैसे ये एक आधा पौन घंटे का प्रोग्राम देने के बाद जितने भी वहाँ पर मरीज हैं जी। उन मरीजों को उनके सामने जाता हूँ, उनके पास जाता हूँ, उनसे बातें करता हूँ। जी। तो उन्हें ऐसा इतना अच्छा प्रतीत होता है कि देखिए अभी हमारी जिंदगी तो अभी मिटने वाली है, लेकिन बच्चन साहब से हमारी मुलाकात हो गई, तो ये जो खुशी है तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जब मैं उनके आंखों में देखता हूँ तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझता हूँ कि नहीं, मेरी वजह से कहीं ना कहीं बच्चन साहब की वजह से, ईश्वर की कृपा से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से मैं उन मरीजों के अंदर कहीं ना कहीं एक कुछ पल के लिए एक जान डाल सकता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो एक बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत ही नेक काम। और क्योंकि आप बच्चन साहब को इमिटेट करते हैं, बहुत अच्छे से उनकी एक्टिंग करते हैं। तो अभी आपने बताया कैंसर के मरीजों को आप उनके डायलॉग सुना के प्रसन्न कर दिया करते हैं। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के लिए भी कुछ ऐसे डायलॉग्स कहें और उन्हें भी अच्छा लगेगा। जी जी जी। देखिए जब मरीज को हम देखते हैं तो मरीज जो होते हैं अपने आप में थोड़े टूट जाते हैं। जी। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी लो हो जाता है, तो अपने आप को वो कहीं ना कहीं मरीज एक्चुअली होते ही है और मन बड़ा उनका व्याकुल हो जाता है, परेशान होते हैं। तो ऐसे मरीजों के लिए मेरे हिसाब से उनको एक प्रेरणादायी 2 शब्द होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे मौके पर मैं बाबूजी की कविता उनको सुनाता हूँ। जी। कौन सी वाली? वो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और कुछ किए बिना ही कभी जय जयकार नहीं। जी 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 जी। वो अंतिम जो पद है काफी बढ़िया पद है। और असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार कीजिए। क्या कमी रह गई देखो और उसमें सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप इतनी एनर्जी जब भर देते हैं मरीजों में तो वो काफी और ज्यादा जिंदगी जी पाते हैं। कोई इंसिडेंट आप ऐसा जो कि आपको हमेशा के लिए यादगार रह गया हो? जी मैं पिछली बार जब गया था
हॉस्पिटल में, कैंसर हॉस्पिटल में। तो एक जो महिला थी वो लेटी हुई थी, करीब करीब 4-5 दिनों से वो मतलब बेड से भी उठ नहीं पा रही थी। जी। तो जैसे ही बताया गया उनको कि भाई बच्चन साहब आ रहे हैं, तो उन्होंने मेरा प्रोग्राम भी देखा। तो फिर मैंने कहा कि मैं आपके लिए आया हूँ जी, मैं आपके लिए आया हूँ, अब आपको मेरे लिए आना है यहाँ पर मंच के ऊपर। जी, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि मुझे पता था कि कोई उठ नहीं पाएगा, लेकिन मैंने कोशिश की कि चलिए एक बार यहाँ पे आइए, हम कुछ थोड़ा हल्का फुल्का डांस करते हैं, या फिर मेरे लिए, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो करीब करीब एक 60-70 साल की महिला थी जी, तो वो धीरे 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 मंच के ऊपर आ गई। क्या बात है। मंच के ऊपर आ गई और मेरे साथ हाथ हिला रही, डांस कर रही है। तो डॉक्टर साहब को मुझे बोलने लगे कि जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो डॉक्टर साहब बोले कि हमारे पास ऐसी कोई दवा नहीं है कि हम कोई इंजेक्शन दे दें और फट से कोई ऐसे ही खड़ा हो जाए। ये आपकी प्रेरणा है, ये आपकी कला है, जिन्होंने आपने एक ऐसी जान डाल दी और वो उनकी जो विल पावर वो बढ़ गई, वो आपके पास आ गए यहाँ पर। क्या बात तो है। जैसे ही मेरा प्रोग्राम होता है तो मरीजों में काफी खुशी हो जाती है, 4-8 दिन उनके बहुत अच्छे गुजरते जी। हैं। तो ये डॉक्टर लोगों से पता चलता है कि वो बताते हैं कि सर आप आया करो यहाँ पर, और जब भी उनका आदेश आता है कि आप आ जाइए, तब मैं बिल्कुल छुट्टी, हमारे कॉलेज में भी छुट्टी लेकर मैं जाता हूँ, क्योंकि ऐसे काम को मैं मतलब मिस नहीं करना चाहता हूँ। और ऐसे ही एक काम के लिए आपको अवार्ड से भी नवाजा गया। जी 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 जी। और वो गवर्नमेंट का कौन सा अवार्ड था, और एड्स सोसाइटी के लिए आपने क्या किया था, जी ये जी भी जी, बताएं। ये एम्सैक करके होता जी। है, महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी करके। जी। तो ये जो है ये एड्स के ऊपर काम करते हैं। जो लोग एड्स के ऊपर काम करते हैं, तो अभी एक 10 साल पहले एड्स में काफी हमारा भारत में काफी ये प्रचलित था कि काफी मरीज थे इसके। जी। अभी काफी कम हो चुका है इसके बारे में। और तब क्या था कि हर आदमी कॉलेज में जाके जो काउंसलर होते थे जी। वो बताते थे कि भाई ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जी। तो हर बात वही बात सुन सुनकर लोग परेशान हो जाते जी। हैं, तो बोर हो जाते थे। जी। तो मैंने क्या किया कि उसके अंदर एक मनोरंजन हेतु ऐसे सामने रखकर, कौन बनेगा एड्स मुक्त। अच्छा, वाह। जी, कौन बनेगा एड्स मुक्त, करोड़पति की तरह। करोड़पति की तरह। जैसे करोड़पति बच्चन साहब का करोड़पति अभी बताने की जरूरत नहीं है, जी। कि हर आदमी, हर इंसान जानता है कि कौन बनेगा करोड़पति किस तरह है। तो उसी धरती पर मैंने किया कौन बनेगा एड्स मुक्त। जी। तो उसके अंदर एक लाइफ लाइन भी होती थी, जी। उसके अंदर 4 ऑप्शन भी होते थे, क्या बात है। फोन और फ्रेंड भी होता था। जी। तो आमने सामने सब जनता बैठी है, उसके सामने मैं ये सवाल रखता था और लोगों से मैं उनसे ऑप्शन के जरिए उनसे कुछ पाता था। तो इस तरह से मैंने शुरू किया, तो इसको जी। काफी प्रचलित हो गया वो गांव में। उसका और, उदाहरण जी, कोई उदाहरण देना चाहेंगे, किस तरह से आप उसको प्रेजेंट करते हैं? अभी जैसे बच्चन साहब आते हैं, वेलकम, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अमिताभ बच्चन आप सबके सामने लेके आया हूँ पंचकोटि महामणि, कौन बनेगा एड्स मुक्त। क्या क्या बात बात है, है, क्या बहुत बात है। तो फिर एक सवाल होता था, उसके 4 ऑप्शन जी। है। इस तरह से हम सवाल जवाब करते थे। तो ये जो फाइल थी वो ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद मुझे बताया गया सर आपका सिलेक्शन हो चुका है, और बड़े सम्मान के साथ उन्होंने मुझे एक प्रशस्ति पत्र दिया, और जी। कुछ राशि भी थी उन्होंने मुझे दी थी। क्या क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं। सर, आप इतने सारे प्रोग्राम्स करते जी। हैं और आपको डेफिनेटली इंट्रोड्यूस कराया जाता होगा कि शशिकांत पेडवाल जी आ रहे जी। हैं, पर क्या कभी ऐसा हुआ है लोग सोचते हो कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं इंट्रोडक्शन वाले, साक्षात अमिताभ जी ही आ रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा होता है। अभी भी एक पुणे के अंदर बाल गंधर्व करके एक बहुत बड़ा एक ऑडिटोरियम है। जी। तो वहां पर उनका जन्मदिन मनाया जाता है। जी। ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किसी वास्तु का जन्मदिन मनाया जाता है। जी। जी। तो बाल गंधर्व एक बहुत बड़े कलाकार थे, तो ये महाराष्ट्र में काफी प्रचलित है। तो उनका जन्मदिन मनाया जाता हाँ जी। है। तो मुझे रिक्वेस्ट की उन लोगों ने कि भाई सर आप भी आइए यहाँ पर। तो फिर जहाँ भी मैं जाता हूँ तो प्लानिंग मेरा होता है। जहाँ भी मैं जाता हूँ किसी भी इवेंट में, तो मैं बताता हूँ भाई प्लानिंग मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो मैं आता हूँ, जी। अदरवाइज मैं नहीं जाता हूँ। तो मैंने उनको सब प्लानिंग बताया। बच्चन साहब की तरह हमने एक एंट्री की, 4-5 बाउंसर और पब्लिक से एंट्री करके हम मंच पर गए। जी। मंच पर जाने के बाद कुछ बच्चन साहब के डायलॉग वगैरह, बाबूजी की कविताएं, कुछ गीत वगैरह ऐसा हुआ। तो करीब करीब मैं 25 मिनट मंच के ऊपर था। जी। कोई भी पहचान नहीं पाया, सब लोग पूरे पागल थे। जी। और फिर बाद में जो अनाउंसर थी उन्होंने बताया कि ये बच्चन साहब नहीं थे, ये प्रोफेसर शशिकांत पेडवाल है। जी। तो लोग बोले नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ है कहीं। फिर मैं वीआईपी रूम में बैठ गया अंदर। जी। वीआईपी रूम के बाजू में करीब करीब 1.5 घंटे तक लोग हिले नहीं वहां से। क्या अच्छा। बात है। हिले नहीं। सेल्फी का दौर चालू हो सेल्फी का दौर चल रहा है, हर एक को लगता है कि मैं बच्चन साहब से मुलाकात करूं, जी। उनसे हाथ मिलाऊं, उनके साथ सेल्फी खींचूं।
तो ऐसे कई बार होता है। अभी भी एक प्रोग्राम हुआ था दही हंडी का पूना में, चिंचवड़ के अंदर, तो वहाँ भी जैसे मेरी एंट्री हो गई तो पूरे लोग परेशान थे, पागल थे। मैंने भी देखा फेसबुक पे, काफी क्राउड था, करीब 15,000 लोग थे जी। तो लोग पहचान नहीं पाते हैं जी। तो इस तरह का प्रोग्राम करते हैं। जैसे प्रोग्राम में जाते हैं तो अक्सर लोग कहते होंगे कि बच्चन साहब वाला शराबी का डायलॉग सुनाइए या सत्ते पे सत्ता का, तो कौन सा ज्यादा डायलॉग आपसे पूछा जाता है और क्या डायलॉग आप सुनाते हैं? ज्यादा करके शराबी, बहुत बच्चन साहब की भी काफी बहुत अच्छी फिल्म थी शराबी, और उनके अंदर बच्चन साहब का जो तरीका था काम करने का वो बहुत ही बढ़िया है, काफी लोगों को पसंद आता है। वैसे तो बच्चन साहब की सभी फिल्में अच्छी है, उनमें से चॉइस करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब भी जहाँ भी जाते हो तो मुझे शराबी का जो डायलॉग है, काफी लोग मुझे कहते हैं कि सर आप एक बार शराबी का डायलॉग होना चाहिए, वही डायलॉग आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मुंशी जी, आप ही कहा करते थे कि जब तक औरत मर्द की जिंदगी में नहीं आती है बाद में वजन पैदा नहीं होता। बाद में वजन पैदा करते करते हमारा वजन कम हो गया। ये मोमबत्ती बुझने से पहले अगर वो नहीं आई तो हमें इस मोमबत्ती से हमेशा की नफरत हो जाएगी, हमेशा की नफरत हो जाएगी। क्या बात है सर, मजा ही आ गया। मतलब अगर आप सपोज कीजिए आप एक परफॉर्मेंस देने के लिए आए हुए हैं और मैं भी एक वहीं पे आई हुई हूँ लड़की, तो मैं आपसे कहूँ अमिताभ जी, मैं भी ये सोच रही हूँ कि आप अमित ही हैं, तो अमिताभ जी आप मेरे लिए कुछ 2 लाइनें कह दीजिए, तो आप उस टाइम उस अंदाज में क्या कहना चाहेंगे? चलिए, अभी एक बच्चन साहब के एक सिलसिले का डायलॉग मुझे याद आ रहा है, वही आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ जी। ये रात है या तुम्हारी जुल्फे खुली हुई है चांदनी तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई है। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, ये हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की सरसराहट की चुपके से तुमने कुछ कहा है। मैं सोचता हूँ कब से गुमसुम की, जबकि मुझको भी खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो। क्या बात है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तुम यही हो, यही कहीं हो। ये सभी के मन में एक सवाल जाग रहा होगा इस वक्त कि हम देख रहे हैं शशिकांत पेडवाल हैं, अमिताभ बच्चन की तरह दिखते हैं, बिल्कुल वैसा ही बोलते हैं, पर ये कहाँ को बिलोंग करते हैं, कहाँ के हैं, मूल निवासी कहाँ के हैं और कहाँ अभी रह रहे हैं, बताएं। सर वैसे मैं भी राजस्थानी हूँ। अच्छा। करीब 70-80 साल पहले भी हम, ये नागौर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, और वहाँ पर एक गांव है ईडवा करके, ईडवा जी, तो ईडवा गांव के हम थे, और उसके बाद हमारे जो दादाजी थे, तो उस वक्त की जो परेशानी कुछ अलग रही होगी, थोड़ी तकलीफ हुई होगी कुछ खाने पीने के हिसाब से। राजस्थान में कभी बरसात काफ़ी कम होती थी, तो उस वक्त वो दुलिया चले गए, महाराष्ट्र में दुलिया करके गांव है, तो दुलिया में वहाँ पे स्थित हो गए, और उसके बाद पिताजी। राजस्थानी लैंग्वेज भी कहीं आती? जी बिल्कुल आती है। तो कुछ अगर उस अपने हमारी भाषा में, मातृभाषा जो हमारी राजस्थान की भाषा है, जो भी मैं कुछ क्यों कहना चाहो तो कहीं क्या बोला? सभी लोगों ने, मैं नतमस्तक पूर्वक मैं एक बात कहूँ कि बहुत अच्छा लग रही है आज मैं ये चैनल पर मैं बैठे हूँ, और सभी जनता ने मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करूँ कि ये जो चैनल है ऐसे ही आगे बढ़े, और ये चैनल से माध्यम में अभी कहीं करूँ इतनो ये सवाल जो पूछ लिया है कि याद नहीं आ रहा कहीं बोलूं। बहुत अच्छा, मतलब आप मराठी और राजस्थानी कई भाषाओं में पारंगत भी। आप बता रहे थे अपना, मैं बीच में रोक दिया, बताएं। जी, तो फिर राजस्थान से हम निकल के दुलिया में, तो दुलिया में स्थित हो गए। फिर पिताजी काम वाम करते थे, हमारी जो हालत थी काफी थोड़ी गंभीर थी, इतना नहीं मतलब कमा नहीं पाते थे पिताजी भी, और थोड़ा घर में भी हालत थोड़ी नाजुक थी जी। तो बचपन से ही हमारा स्ट्रगल चलता रहा। तो जैसे ही एक 7वीं कक्षा में थे तब हम मैं और मेरे बड़े भाई साहब हम ब्रेड पाव बेचा करते थे जी। सुबह उठ के 5:30 बजे उठना, एक साइकिल को एक थैला वगैरह लटका के पीछे एक डिब्बा होता था जी। तो उसमें ब्रेड टोस्ट खारी वगैरह हम लेके जाते थे, और सुबह 5:30 से लेकर 7 बजे तक हम बेचते थे। फिर घर पे आके नहा धो के फिर हम स्कूल में जाया करते थे। कभी कभी स्कूल में देर हो जाती थी तो टीचर तो बड़े उठक बैठक कराते थे, थोड़ा मारते पीटते भी थे जी। अभी क्या बताएं, भी थोड़ा हो जाता था। मुझे भी ऐसा लगता था कि हम समय पे आए, लेकिन जब गाड़ी नहीं थी थोड़ा सा कभी कभी देर हो जाती थी जी। तो इस तरह से हमारा बचपना गुजरा। तो जब हम ब्रेड पाव बेचा करते थे तो
उस वक्त कुछ 25 पैसे मिलते थे एक ब्रेड पाव के पीछे। अच्छा। तो जितना भी बिजनेस होता था, एक 20-25 रुपए का बिजनेस होता था, तो उसमें करीब करीब 1.5 रुपया 2 रुपए या फिर 2.25 रुपए मिलते थे। तो 2 रुपए तो हम जितना भी प्रॉफिट होता था उसमें से 2 रुपए हम घर पे दिया करते थे जी। और 2 रुपए से ऊपर जो कमाई होती थी 25 पैसे 50 पैसे तो अलग से हम डिब्बा बनाते थे बचत। और उसमें बचत करते थे और वो जो पैसे थे उनसे हम बच्चन साहब की फिल्में देखते वाह। जी, क्या बात है। तो बड़ा अच्छा लगता था। हमारी कमाई से हम बच्चन साहब की फिल्में देखते हैं। तो वो बचत आज काम आ रही है। आज काम में आ रही है। और वही बचत मतलब अब डबल ट्रिपल और जितना बड़े उतनी कम। जी 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 जी, जी। और ऐसे ही काफी काम हमने बचपन में किया है। फिर बाद में हमारा कुछ आइसक्रीम का ठेला भी था। जी। काफी 10-12 सालों तक हमने आइसक्रीम का जो बिजनेस है वो किया। आइसक्रीम के ठेले के ऊपर हम बेचते थे। आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो कि जैसे आजकल स्किल इंडिया की बात है और स्किल सब में है जी, और बस उसे निखारने की जरूरत होती है। बिल्कुल सही। और ऐसे ही आप डीजल मैकेनिक जो इंजीनियर जी, है उनको जी। ट्रेनिंग देते हैं आईटीआई में, तो क्या एक मैसेज ये देना चाहेंगे कि कोई काम छोटा नहीं होता, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि मैं ये काम क्यों करूं। बिल्कुल। देखिए, मेरा मानना है जिंदगी में जो भी आप काम करो जी। कोई कम नहीं होता है, कोई ज्यादा नहीं होता है। कई बार ऐसी हालत हो जाती है हमारे घर में इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलता है, जी। कई बार प्लम्बर नहीं मिलता है। जी। छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन हमारी एक चीज की वजह से हम परेशान हो जाते हैं। हर आदमी को काम नहीं आता है। तो मोदी साहब भी कई बार कहते हैं कि आप स्किल इंडिया बनाना है। तो हमारा जो आइडिया है गवर्नमेंट का आइडिया है, तो गवर्नमेंट आइडिया ही एक ऐसी चीज है, एक ऐसा हमारा एक विद्यापीठ हम जिसे कह सकते हैं, एक ऐसा प्रशिक्षण है। तो उसी के जरिए हम हिंदुस्तान में एक स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। जी। जी। क्योंकि देखिए, हम कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज की जो पढ़ाई होती है उसके अंदर स्किल लाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी मोदी साहब ने भी कहा है कि अभी कॉलेज के अंदर भी हम स्किल डेवलपमेंट करने की कोशिश करें। जी। लेकिन जो गवर्नमेंट आईटीआई है, जी। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जी। तो उसके अंदर सिर्फ स्किल ही सिखाया जाता है, ओनली स्किल। तो इस स्किल से माध्यम से जब बच्चा बाहर जाता है जी। तो वो अपने आप, मतलब मान लो कि 1 साल का कोर्स होता है, डीजल मैकेनिक हो, बिल्डर हो, टर्नर हो, फिटर हो, कई सारे ट्रेड ऐसे। जी। तो 1 साल या 2 साल का एक पीरियड होता है। उसके बाद एक अप्रेंटिसशिप होती है। उसके बाद उसके पास कोई एक प्लायर दे दो, एक स्क्रू ड्राइवर दे दो, तो वो आदमी इलेक्ट्रिशियन का काम हो तो 100-200 रुपए आराम से कमाता है। जी। और आइडिया आने के लिए कोई बहुत बड़ी आपके पास शिक्षा की जरूरत नहीं होती है। 10th पास होना चाहिए सिर्फ। जी। जी। तो 10th पास और 10th नापास भी चलता है, 10th फेल भी चलता है। अच्छा। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम है ये। तो मैं तो कहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से जितने भी जो बच्चे हैं जिनके पास ऐसा लगता है कि राशि कम है, तो उन लोगों ने आइडिया के अंदर आना चाहिए। जी। आइडिया के अंदर आप प्रशिक्षण लीजिए और प्रशिक्षण लेने के बाद आप 100% आपको जॉब लगेगा, ये मेरा मानना है। और जितने भी लोग हैं, और जी भी अभी हमारे जो बाकी जो एक स्टूडेंट होते हैं उनका हमें फोन आता है, उनका मैसेज आता है, सर मैं यहाँ पे लग गया हूँ, सर मैं अभी जी। दुबई में हूँ, सर मैं अभी इस कंपनी में हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है। तो एक ऐसा है कि हमारे जो देश में काफ़ी एक जो हमारे गांव के लोग होते हैं तो काफ़ी गरीबी होती है, काफ़ी पैसे भी कम होते हैं, राशि कम होती है। तो उन लोगों के लिए ये एक बड़ी अच्छी बात हो जाती है कि आईटीआई में जाओ, आईटीआई में कोर्स करो कम पैसों में। और गवर्नमेंट की जो स्कीम है, इतना कम पैसा मैं आपको क्या बताऊं। जी। कुछ 1000-2000 में एक फी होती है, तो सिर्फ 2000 में तो वो बच्चा 1 साल का पूरा ट्रेनिंग कर लेता है। क्या बात कितनी अच्छी बात है, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। जी। और मोदी साहब हर बार अपनी बात कहते हैं कि नहीं, आप गवर्नमेंट जो आइडिया है उसके जरिए आप स्किल को एक अडॉप्ट कीजिए, डेवलप बिल्कुल, करते जाइए। डेवलप करते जाइए और आगे बढ़िए। और मेरा भी ये मानना है कि आप कोई भी ट्रेड लीजिए, गवर्नमेंट के आइडिया का कोई भी ट्रेड ये कमजोर नहीं है, जी। बड़ा अच्छा ट्रेड होता है। और क्या आप बात उसमें अपना करियर बना सकते हैं। बिल्कुल जी, ये करियर बनाया जा सकता है, करियर बना जा सकता है सर। बनाया जा सकता है। इतना बेहतरीन काम आप कर रहे हैं एज अ करियर में। तो आप प्रोफेसर हैं ही, जी। साथ ही साथ आप एक्टिंग करते हैं। इसके अलावा आपकी हॉबीज क्या है? कुछ और ऐसी चीजें जो आपके दिल के बहुत करीब है, अपने फ्री टाइम में आप वो करना पसंद करते हो? फ्री टाइम में मुझे जिम जाना बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा। कुछ गेम खेलने के लिए टाइम होता नहीं है, वैसे बैडमिंटन वगैरह मुझे बहुत पसंद है। जी। लेकिन अभी समय की पाबंदी इतनी आ जाती है कि सुबह उठने के बाद शाम तक पूरे पैक हो जाते हैं जी। हम। कॉलेज जाना आना है, उसके बाद टाइम नहीं मिलता है। लेकिन जितना भी समय मिलता है तो सोशल वर्क में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं सोशल काम करने में बिताता हूँ। आपने जिम की बात करी और एक मारवाड़ी में शब्द है जीमना,
जी 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 जीमड़ा जी जी जीमड़ा मतलब जीमड़ा खाना। खाना। जी, तो क्या खाने में पसंद है, और खाने से जुड़ी एक मिठाई से जुड़ी आपकी बचपन की याद है, वो भी शेयर कीजिए। जी 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 बचपन में हमारा जो था कि मैंने बताया कि काफ़ी हमारी हालत थोड़ी बेकार थी। जी। तो घर में कभी ऐसा पकवान वगैरह बहुत कम होता था। जी। कभी साल में जब कभी भी ऐसे कुछ त्योहार आते थे, हाँ जी। तभी कुछ शीरा बनता था। जी। और जब कोई मेहमान आता था हमारे घर में, तब पिताजी कुछ ना कुछ लेके आते थे बाहर से, मिठाई से। तब हमारे घर में हमें मिठाई देखने को मिलती थी। अच्छा। तो हम ये चाहते थे कि भाई जो मेहमान लोग आया है, हमारे मेहमान थे, रिश्तेदार, तो हम ये चाहते थे कि वो कम खाए। वो कम खाए। जी, वो कम खाए, उसमें से कुछ बच जाए। तो जो बचेगा, तब हमारे जो हम 3 भाई और 1 बहन थी, तो उसमें हिस्सा होता था, जी। तो उसमें से हमें कुछ मिल जाता था। जी। तो हम बड़े उत्सुक होते थे कि भाई, हम देखते थे यार कितना खा रहा है तो कम खाएगा। अच्छा। तो इस तरह से हालत ऐसी थी। और कभी कभी अभी गांव शहर में अभी ये प्रथा नहीं है, लेकिन पहले होता था कि जब भी कोई शादी ब्याह होते थे, तो घर में कुछ वो आदमी एक कोई मिठाई का डिब्बा या घर पे देते थे। राजस्थान में है काफी है, खाने पीने की परंपरा है, अभी भी है राजस्थान जी में। बिल्कुल है। जी जी जी। और तो जी, तो क्या होता था कि वो कुछ लेके आते थे जी। तो जैसे लेके आते थे हम टूट पड़ते थे उसके जी। और मैं उसमें बड़ा शरारती था। जैसे हमारी दादी क्या करती थी, वो कहीं रख देती थी, फिर बाद में हम देंगे भाई ऐसे करके। तो जैसे ही इससे ईसा होने से पहले मैं चुपके से कुछ खा लेता था। अच्छा, वेरी गुड। मुझे मीठा बहुत पसंद जी, बहुत मीठा पसंद। और मैं चोरी करने में बड़ा माहिर था जी। इस तरह की चोरी मैंने बहुत की घर में, और काफी दूसरे के हिस्से का भी खा जाता था जी। जी। आप कह रहे थे कि आप बहुत शरारती थे बचपन में। जी। तो और दादी जी आपके हमेशा कान खींचा करती जी, थी। काफी कान खींचा। क्या कभी दादी जी के साथ कोई शरारत नहीं करी आपने, उनको तंग करने के लिए? बहुत दादी परेशान करती है, इनके साथ मजा ले लिया जाए थोड़ा सा। दादी के साथ मजाक करना बड़ा मुश्किल था। अच्छा। और दादी जो थी हमारे घर में एक जैसे मिलिट्री का एक ब्रिगेडियर होता है जी, उस तरह के था। तो दादी के सामने हम तो कुछ बोल ही नहीं हाईली डिसिप्लिन्ड। जी 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 जी। अगर कहीं अभी हम क्या करते थे कि भाई बताते भाई हम कहीं क्लास जा रहे हैं, तो बच्चन साहब की फिल्में देखने चले जाते थे। तो वो तो सम्मान है, वो सम्मान है, वो हमेशा रहेगा। उनके लिए हम, और एक रीति रिवाज भी हमारे कहते हैं कि हम ऐसा ना करें। एक बात मैं पूछना चाहूंगा, आपने शुरुआत जब करी, शुरुआत में किस तरह से आपको बच्चन साहब की तरफ से एक प्रेरणा मिलती चली गई, और एक नॉर्मल सा इंसान कैसे उस धारा में बह चला? जी सर, ये ऐसा हुआ कि बचपन से जब हम एक बच्चन साहब की फिल्में देखना, एक अट्रैक्शन था बच्चन साहब के बारे में। तो फिल्में देखते कुछ डायलॉग हम एक थोड़ा रियाज करते थे कि हम भी चाहते थे कि हम भी एक डायलॉग बोलूं, नकुली है, किसी मर्द का डायलॉग है। तो धीरे धीरे जब उस जमाने में जो फिल्में चलती थी, तो हम एक वो डायलॉग हमें आना चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगता था कि बच्चन साहब का डायलॉग बोलना, मतलब बाप रे क्या बात है उस जमाने में। तो और धीरे धीरे हमारे जो दोस्त लोग थे वो मुझे बताते थे कि आपकी जो शक्ल है वो मिलती जुलती बच्चन साहब से जी। तो अभी मुझे भी लगता था कि बच्चन साहब से मिलती है, लेकिन अभी मैं कैसे कहूँ कि मेरी शक्ल बच्चन साहब से मिलती है। जी बिल्कुल। तो मैं क्या किया करता था कि भाई कहीं ऐसे मौका मिल गया तो छोटा मोटा कुछ है, फंक्शन है तो परफॉर्म कर दिया, बच्चन साहब की आवाज निकाल ली धीरे धीरे। लेकिन ये बात हम घर पे नहीं कह सकते थे, घर बड़ा हमारा स्ट्रिक्ट था जी। तो जब कॉलेज में मैं प्रोग्राम किया, कॉलेज के बच्चों ने कहा घर पे कि हमारे बापूजी को कि आज शशिकांत ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। प्रोग्राम करता है ये आवाज निकालता है, तो हाँ आवाज निकालता है। तो डर इतना था कि हम बोल नहीं पाते थे। तो धीरे धीरे हम ऐसे आगे बढ़े। कॉलेज के जो दिन थे, जो गैदरिंग होता था, तो गैदरिंग के अंदर बच्चन साहब की आवाज़, कई सारे कलाकारों की आवाज़ हम निकालते थे, अनाउंसमेंट किया करते थे। तो तब हम एक ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया, उस ऑर्केस्ट्रा के जरिए थोड़ा आगे बढ़े। फिर नासिक में कई सारे शो किए। उसके बाद धीरे धीरे जलगांव में मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था, मेरी पोस्टिंग थी। तो उस दौरान मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला। उसके पहले मैं नंदुरबार था, तो नंदुरबार में एक किस्सा ऐसा हुआ कि बच्चन साहब की एक ऐड चलती थी पोलियो की। अच्छा। 2 बूंद जिंदगी के लिए। तो मैंने वो एक बच्चन साहब का गेटअप बनाया, एक वीडियो शूट किया, और मैंने उस जो हमारा लोकल चैनल था उसके ऊपर डाल दिया। पोलियो से हमारा देश बचेगा, उन्नति हमारा देश करेगा। पोलियो से हमारा देश बचेगा, उन्नति हमारा देश करेगा। 2 बूंद नंदुरबार के लिए। तो ये डाल दिया, तो लोग परेशान नंदुरबार के कि यार ये
बच्चन साहब नंदुबार का नाम कैसे ले रहे हैं? जी, अभी गांव नंदुबार का, हमारे गांव का नाम जी, कैसे एक ट्राइबल है, नंदुबार महाराष्ट्र में है जी। काफी ट्राइबल है। तो फिर मैं शाम को जाता था, वो जो केबल वाला था उससे पूछता था कि भाई साहब क्या है, अरे सर आज उसका फोन आया, उसका फोन आया, लोग परेशान हैं। जी। फिर एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया बिल्कुल कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए। जी। जी उसके दौरान मेरी इन बिटवीन मेरा ट्रांसफर हुआ जलगांव में। जी तो जलगांव में खानदेश फेस्टिवल हुआ। जी उस वक्त एक कलेक्टर साहब थे, कुणाल कुमार, जी एक बहुत ही अच्छे इंसान है, नेक इंसान है। और उनका ऐसा मानना था कि जो हमारे गांव के जो कलाकार हैं जी उन लोगों ने हिस्सा लेना चाहिए और वो लोग आगे बढ़ने चाहिए। जी। तो उस वक्त श्रेया घोषाल वगैरह उन्होंने उनको बुलाया था, पंकज उधास जी आए थे। जी। तो बड़े कलाकार को देखो और अपनी कला भी आप प्रस्तुत कीजिए। तो उस समय मैंने एक मेरा एक्ट मैंने प्रेजेंट किया, एक 10 मिनट का एक्ट मैंने प्रेजेंट किया एज अमिताभ बच्चन। जी जी तो किसी को बताया नहीं कि भाई, ऐसा बताया गया कि बच्चन साहब आ रहे हैं। जी तो मंच के ऊपर हम चले गए, करीब करीब 50,000 लोग थे, 35 से 40 50,000 लोग थे। जी। और हमारी एंट्री हो गई अमिताभ बच्चन करके, सब लोग परेशान हुए, जी अरे बच्चन साहब आ गए। और जैसे हम मंच के प्रोग्राम खत्म हो गया, हम मंच के पीछे आ गए, ढेर सारी पब्लिक पीछे, जितने भी मीडिया के लोग थे पीछे आ गए, बच्चन साहब आ गए, क्या बात है। जी। उस वक्त हमें लगा कि यार हमें ये काम करना चाहिए। बिल्कुल और ये आपने काम बखूबी किया। जी। कभी उनसे मुलाकात हुई जिनका आप अनुसरण करते हैं? और जी। आजकल तो कितने गाने भी आते हैं, मैं तो जबड़ा फैन हो गया, और लेकिन आपने तो बहुत कुछ धारण कर लिया। कभी उनसे मुलाकात हुई बच्चन साहब? जी सर, हमारे एक मित्र है दीपक पाटिल करके, जी। उनके और बच्चन साहब के काफी अच्छे संबंध हैं। तो एक दिन वो मेरे संपर्क में आए और उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपकी मुलाकात बच्चन साहब से कराऊंगा। जी तो एक दिन 13 जनवरी 2011 को मैं बच्चन साहब से मिला जी। और उनके घर पर करीब करीब मैं 20 मिनट उनसे बातें की। और विशेष बात यह रही कि बच्चन साहब से मुलाकात जी। की और मैं उनको मेरे फोटोग्राफ में दिखा रहा था। जी जी, एक्चुअली फोटो मेरे थे, मैंने बच्चन साहब को बताया कि ये सब आपके फोटो है। जी जी। तो बच्चन साहब क्या बात है, ओह पता नहीं चला उनको, उन्हें ऐसा लगा कि ये सब मेरी फोटो है, मतलब उनके खुद के फोटो है। ओके। तो फिर बाद में मैंने कहा बच्चन साहब क्षमा कीजिए, ये जितने भी फोटो ये आपके नहीं मेरे फोटो है। ओह माय गॉड। ओह क्या बात करते हैं आप, ये आपके फोटो है? जी हाँ सर, ये मेरे फोटो है। ओह नाइस, बहुत बढ़िया। तो ये जो शब्द था उनका, बहुत बढ़िया, ये मेरे लिए एक प्रेरणा बन गया। जी। बिल्कुल। और जब भी याद करता हूँ, देखिए आज भी ऐसे रोंगटे खड़े रोंगटे हुए खड़े हो हैं। जाते हैं। जी, बच्चन साहब को मतलब ये जब भी सिलसिला याद आता है, ये क्षण याद आता है तो बहुत अच्छा लगता है। और बच्चन साहब ने उस वक्त मुझे, उनके एक आदमी ने मुझे कोको कोला का एक ऐसे कुछ कोल्ड ड्रिंक पिलाया था। कोल्ड ड्रिंक पिलाया था। जी तो ताज होटल में जाकर हम कोल्ड ड्रिंक कभी भी पी सकते हैं, बिल्कुल जी लेकिन बच्चन साहब के घर पर जाने के बाद एक कोल्ड ड्रिंक पीना, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और ये मेरा जिंदगी का बहुत बड़ा क्षण है, एक ऐतिहासिक क्षण मैं उसे समझता हूँ। बिल्कुल। सर, आप कंप्लीटली फ्रॉम टिप टू टो जी। आप बच्चन साहब हैं जी। लगते हैं, आप वैसा ही बोलते हैं, और आपने काफी प्रोग्राम्स भी कर लिए। जी। अब आप फैमिली की बात करते हैं, तो क्या फैमिली भी बच्चन साहब से इंस्पायर्ड होकर ही बनती चली गई? जी 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 बिल्कुल। क्या है कि मैं शुरू से लेकर ही बच्चन साहब के प्रति बहुत ही प्यार और बहुत ही लगाव रहा है। जी। और जब मेरी शादी हुई, जब लड़की देखने जाता था, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था जी। क्या? कि मेरी पत्नी भी जया की तरह चाहिए, क्या बात है, जय जी क्या की तरह बात चाहिए। है। हाइट, पर्सनैलिटी, जी, हाइट पर्सनैलिटी उसी तरह चाहिए, फेस भी चाहिए। फेस भी चाहिए। जी। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो बार बार चीज आती थी। तो भाई हाइट तो कम होनी ही चाहिए। जी तो जितनी जया जी की हाइट है उतनी हाइट मेरी पत्नी की है। जी। जी वो स्टूल लगा के टाई बांधने वाली बात? जी 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 वही वही वैसे ही होता है। जब कभी ऐसा मौका आता है तो उसको स्टूल पे खड़ा रह के फिर ये काम करना पड़ता है। जी। तो और दूसरी बात यह है कि बच्चन साहब को पहली लड़की है, जी जी। मुझे भी पहली लड़की है। जी बच्चन साहब की लड़की का नाम श्वेता है, मेरी लड़की का नाम सिद्धि है। जी। एस। वहाँ एस है, यहाँ भी एस है। जी। ओके। बच्चन साहब को दूसरे जो है तो वो है अभिषेक। अभिषेक। मुझे भी दूसरा लड़का है और उसका नाम है वेंकटेश। क्या बात है। अभिषेक वेंकटेश। जी तो मैंने थोड़ी सिमिलरिटी रखी है वहां बिल्कुल। पर, थोड़ा मिलता जुलता नाम रखा है। जी। और विशेष बात यह है कि मेरे घर का नाम भी प्रतीक्षा है। जी। वाह। जी, घर छोटा है, घर छोटा लेकिन नाम प्रतीक्षा है।
प्रतीक्षा है उस जी। घर को भी किसी की। जी जी जी, जी। बिल्कुल। तो आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके बच्चे किस तरीके से फील करते हैं जब वो कहीं जाते होंगे? तो आपका जिक्र जरूर होता होगा कि तुम्हारे फादर अमिताभ के जैसे जी, जी, दिखते जी। हैं, और एक होता है अगर सेलिब्रिटी जैसा कोई इंसान Culture घर हो में जाता है। रहता है और कल्चर भी वैसा हो जाता है, तो बातें भी वही होने लगती हैं, उन्हीं की बातें होने लगती हैं। बिल्कुल। किस तरीके से आपके बच्चे आपसे डील करते हैं, बात करते हैं? क्या वो बिल्कुल ऐसे आपको एक एज अ सेलिब्रिटी लेते हैं या एज अ डैड ही, या कुछ नहीं। संकोच रहता है? मैं बच्चों के साथ बिल्कुल मेरा जो बर्ताव है बिल्कुल एज ए फ्रेंड करके होता है। जी। जी। और मेरा मानना है कि भाई जितने भी हमारे बच्चे हैं वो तो हमारा जो बर्ताव होना चाहिए बिल्कुल एक फ्रेंडशिप रिलेशन होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही। तो मेरे बेटी के साथ भी मेरा एक फ्रेंडशिप रिलेशन है, मेरे बच्चे के साथ भी फ्रेंडशिप रिलेशन है। वो जो दिमाग में बात आए वो मुझे कह सकते हैं, मैं भी उनको बड़े सम्मान के साथ मतलब बात करते हैं। लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो बताते हैं कि मैं इनकी बेटी हूँ, तो परेशान हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रोग्राम में आते हैं, मेरे साथ आते हैं, तो भीड़ इतनी हो जाती है कि लोग जो बाउंसर होते हैं वो किसी को आने नहीं देते अंदर। जी। वो बताते हैं कि वो मेरे पापा है। अरे नहीं नहीं, आप झूठ बोल रही है, ये गलत बात है, ये आपके पिताजी नहीं है। तो कई बार ऐसा हो जाता है। ओके। जी, तो पत्नी बाहर होती है, वो बोलती है मैं इनकी पत्नी हूँ। अरे यार ये फिर उनको अंदर लाया जाता है, बच्चे को भी ऐसे अंदर लाया जाता है। तो आज अगर बात करें आपकी वाली जया जी, जी तो कोई उनके लिए कोई डायलॉग या कभी कभी का या दीवार फिल्म का कोई जी डायलॉग? जी जी, उनके लिए मैं कभी कभी का डायलॉग बोलता हूँ। जी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाव में गुजर नहीं पाती तो शायद आप खो भी सकती थी। ये रंज और गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआ में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न गम, न रिश्ते का। जी जी। और इस बीच कुछ डायलॉग्स भी ऐसे होते हैं जैसे फिल्मों के डायलॉग, कुछ एंग्री यंग मैन वाले डायलॉग। जी, जी, जी। तो कोई डायलॉग आप सुनाना चाहेंगे बच्चन साहब के? एंग्री यंग मैन का तो काफी डायलॉग आप मुझे बताइए कौन सा जी, dialogue? दीवार फिल्म का डायलॉग। दीवार जी जी की, जी, जी। दीवार फिल्म का जो डायलॉग है वो काफी सीरियस डायलॉग है। जी। जो बच्चन साहब एक मंदिर में जाते हैं, जी। अपनी माँ बीमार होती है, जी। तो बीमार माँ के लिए दुआ भगवान, मांगने के लिए जी। जाते हैं और पहली बार वो मंदिर जाते हैं। जी। तो काफी बड़ा सीरियस डायलॉग है वो, वही डायलॉग आपके साथ प्रस्तुत करता हूँ। आज खुश तो बहुत हो गए तुम, बहुत खुश हो गए कि आज मैं हार गया। जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा। बहुत खुश हो गए तुम, बहुत खुश हो गए कि आज मैं हार गया। लेकिन तुम जानते हो कि जिस वक्त मैं खड़ा हूं, वो औरत जो जिंदगी में जलती लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाते रही, वो औरत आज जिंदगी और मौत के साथ पर खड़ी है। क्या कसूर था उसका? कौन सा पाप, कौन सा जुर्म? क्या उसका जुर्म है कि मेरी मां है? क्या उसका जुर्म है कि मैं उसे प्यार करता हूं? क्या उसका जुर्म है कि मैं उसे प्यार करता हूं? ये किस दिन की सजा दी जा रही उसे? इस तरह के डायलॉग है। बहुत बहुत सुंदर शानदार। बात। काफी तो आप हमें जब बताने भी- वाले थे तो जी जी जी, जब भी ये बच्चन साहब डायलॉग बोलता हूँ तो थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। बिल्कुल। जी। और अपनी मदर के बारे में कुछ बताएं जब मदर की बात चली थी। जी क्या टिफिन की खुशबू है, वो अक्सर हम पूछते हैं, तो मम्मी के लंच बॉक्स की खुशबू आज भी याद है? सर रियली माँ माँ होती है। जी। और माँ के बारे में कितना भी लिखा जाए कम होता है। और मेरी माँ से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। मेरी माँ ने बहुत ही दुख झेले हैं, जैसे फिल्मों में दुख होता है उस तरह। जी। काफ़ी हमारा जो परिवार था काफ़ी सीमित परिवार है, लेकिन बड़ा दुख मेरी माँ ने बहुत झेला है। और मैंने रोज़ मेरी माँ को मैंने देखा है। तो आज जब कई प्रोग्राम होता है मैं बताता हूँ कि आज मेरा इंटरव्यू है, तो काफ़ी माँ खुश हो गई थी, अरे क्या बात है। तो आज भी माँ टीवी के सामने बैठ के देख रही होगी और माँ को बहुत खुशी होती है। कुछ जी। कहना नहीं चाहेंगे अपनी माँ से आप? माँ से मैं ये कहूँगा कि बस आशीर्वाद आपका हमेशा बना रहे और आपके आशीर्वाद के दौर से ही मैं आगे आगे गुजरता रहूं और मेरे हाथ से ऐसे कुछ काम हो कि हमेशा जिंदगी में सब लोग याद करें कि नहीं, ये इस माँ का बेटा है। जी। और सुप्रभात धरती धुरारी के मंच पर आप आए हैं, तो एक मैसेज सबके लिए क्या है और आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? सर सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये जो चैनल के माध्यम से
जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इन सब दर्शकों के लिए मैं एक नम्र निवेदन करना चाहता हूँ। बाबूजी की कविता के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मधुशाला है बाबूजी की जी। तो मधुशाला बाबूजी के बारे में मैं कहूँगा कि काफ़ी बहुत कुछ लिख के गए बाबूजी जी। और एक मधुशाला जो है बाबूजी की, वो एक प्रेरणादायी होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो वही मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जी बिल्कुल। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, बड़ा असमंजस में है भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला, पा जाएगा मधुशाला। बहुत सुंदर, हमें भी बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए हैं और इतनी सारी बातें हो रही है। समय जो है वो हमारे पास में कम होता है, लेकिन बातें इतनी सारी होती है। अब बातें चलते चलते अगर हम बात करते हैं कि आज के अब आगे आप अपना भविष्य के बारे में अगर सोचते हैं, और आप अब बच्चन साहब हर जगह नजर आते हैं, ठीक है, आप क्या सोचते हैं कि आप और क्या करना चाहते हैं, क्या ऐसी विशेष हैं? मैं ये चाहता हूं कि बच्चन साहब के जरिए, अभी कई बार ऐसा भी हो जाता है, कुछ दोस्त लोग होते हैं उनकी माँ बीमार होती है। अभी एक दोस्त है हमारे, उनकी माँ बीमार है, पैरालिसिस से बड़ी परेशान थी। तो बोले सर माँ रात भर सो नहीं पाती है, बड़ी परेशान से रहती है। तो सर मैं एक, उसने मुझे कहा सर एक बार बच्चन साहब की आवाज़ में मेरी माँ से बात कर लीजिए। तो फिर रात को मैंने फ़ोन लगाया, बोला एक काम कीजिए, आप मुझे फ़ोन लगाइए। पहली बार जब फ़ोन लगाएंगे मैं बोलूँगा कि बच्चन साहब बिजी है, आप काट दीजिएगा जी। फिर दोबारा फ़ोन लगाइए, फिर मैं बात करूँगा उनसे। तो क्योंकि लगना चाहिए उनको कि भाई बच्चन साहब आसानी से नहीं मिलते हैं, ऐसे बताना पड़ता है। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया, जैसे उनकी रिंग आई तो मैंने उनसे बात की। देवी जी नमस्कार करता हूँ आपको, और आपके जो सुपुत्र है उन्होंने मुझे बताया कि उनके माताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, और अभी जब शाम हो रही है तो आज शाम को मैं भगवान के सामने बैठकर मैं आपके लिए दुआ मांगूंगा, और भगवान से मैं दुआ करूंगा कि आपकी जो आरोग्य है वो बिल्कुल सही रहे, आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल सही रहे। आप सिर्फ जो डॉक्टर साहब ने जो दवाई दी है, प्लीज आप उनके ऊपर विश्वास रखिए और बड़ी श्रद्धा के साथ आप दवाई लीजिए। और मेरी मनोकामना आपके साथ है, और हमारी बहुत बहुत शुभकामना आपके लिए। प्लीज बहुत जल्द आप स्वस्थ होने वाली है। जी जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, लोगों में जोश जो भरने का काम करते। एक जोशीला गाना है बच्चन साहब का, अगर होली होती है तो वो गाना ना हो तो होली में रंग ही नहीं। और वो भी बागबान मूवी से, बागबान का नहीं, उससे पहले जब हम चले सिलसिला की ओर, जी, तो वो गीत अगर आप सुना दें तो आज के जो सुप्रभात धरती जरा के मंच पर और रंग बिखर जाएंगे बच्चन साहब। जी 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 जी। रंग बरसे भीगे चुनर वाले, रंग बरसे भीगे चुनर वाले, रंग बरसे। अरे किने मारे पिचकारे तोरे भीगे आंगिया, ओ रंग रसिया हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत सारे ऐसे गीत हैं और बहुत सारे ऐसे डायलॉग, सुनते जाएं और बस सुनते ही जाएं। कुछ और सुनाए जो कि बाबूजी की एक और कविता है जी। जितने भी सज्जन हैं, देखिए हमारा जो जीवन है एक पानी की तरह होता है। मान लो कि कोई 70 साल का एक जवान है, 70 साल के कुछ एक बूढ़े हैं, तो जैसे जीवन शुरू होता है तो पता नहीं जीवन कैसे कैसे कहाँ लेके जाता है जी। और आखिर में जब हम एक डगर पर पहुंच जाते हैं तब हमें पता चलता है कि अरे यार हमने जिंदगी में क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, जिंदगी में क्या खोया। इसकी कुछ चंद लाइनें सुना दें चलते चलते बस। जी जी जी। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कि कुछ देर कहीं पर बैठ, कभी ये सोच सकूं कि जो किया कहा माना इसमें क्या बुरा भला जी। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा कि मैं खड़ा हुआ हूं उस दुनिया के मेले में, जहाँ हर एक लगा है अपनी अपनी देर लेन में, हर एक लगा है फुलाने में फुला, हर एक लगा है अपनी अपनी देर लेन में जी। कुछ देर हक्का बक्का बहुत चक्का आ गया कहाँ, क्या करूँ हाँ जाऊं कि जा, फिर एक तरफ से तो आया ही धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इस जीवन के रेले में। क्या बाहर की थेला पीली क्या कम थी, जो भीतर भी बाहों का उवाफो मचा, जो किया
वो करने की मजबूरी थी, जो कहा वही जो मन के अंदर से उबल चला। जी, और जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कि कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यही सोच सकूं कि जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूब बात कही। और बच्चन साहब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपको मैं थैंक यू कहते हुए वही बात कहता हूँ कि जो अपने मन का हो वो अच्छा हो, और जो अपने मन का ना हो वो और भी ज्यादा अच्छा हो। शशिकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। और अब चलते हैं आकांक्षा जी हाँ, headlines चलते की ओर। हैं। जी हाँ।